हमारा जो नेक्स्ट हेड है जिस पे हम जाएंगे दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नूरुल ऐन। एक रिक्वेस्ट है, इसको थोड़ा सा आप शॉर्ट करेंगी, ठीक है, क्योंकि यू आर अ वेरी गुड रिसर्चर, तुम्हारे पास डेटा पे तहाशा होता है, इसको थोड़ा सा स्क्वीज कीजिएगा ताकि हम जैसे सिंपल अल्फाज में हमें समझ आ सके। थैंक यू जी, गो ऑन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अगर बहुत सिंपलेस्ट लेवल पे समझा जाए तो ये हमारे डोमेस्टिक और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत वो ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, या अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या नहीं करना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इफेक्ट करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, या जिसको सिंपलेस्ट वर्ड्स में आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कह देते हैं। किसी भी इन्वेस्टर के लिए किसी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि इकोनॉमिकली वो कंट्री वाइबल है या नहीं है, क्या उसकी लोन्स बैलेंस है, क्या उसका रेवेन्यू प्रॉपर्ली जनरेट हो रहा है, क्या उसे और इकोनॉमिक क्राइसिस का कोई फ्यूचर में किसी किस्म का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा सर इंसॉल्वेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इंसॉल्वेंसी को अगर मैं बहुत सिंपलेस्ट लेवल पे समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से किसी बिजनेस का इतना डाउनफॉल कि या तो उसे डाउनसाइजिंग करनी पड़े या उसे अपना इतना उसका डेट हो जाए कि उसे अपना बिजनेस हमेशा के लिए बंद करना पड़े। तो हमारी जो स्टेट होती है वो उसका ये फर्ज है कि वो ऐसी पॉलिसीज डिवाइस करे जो इस तरह के बिजनेस जो एंटरप्राइजेज है उनको वो पॉलिसी उनको दे के अगर आप इस तरह की सिचुएशन में फंस गए हैं तो हम आपको इतना लेवरेज दे देते हैं, हम आपको इतना जो लोन है वो वेव ऑफ कर देते हैं, या हम आपके लिए इतनी आसानी कर देते हैं। ये सारी चीज़ें भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो देख रहे होते हैं। इसके अलावा सर हमारे जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, टैरिफ बैरियर्स बेसिकली रेफर करता है जो डायरेक्ट टैक्सेस को, जो कि अहमद ने समझा दिए, और नॉन टैरिफ बैरियर ये होता है कि उन मेन टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस के अलावा और किसी भी मद में अगर हमें मजीद इकोनॉमिक इनपुट लगाना पड़ रहा है तो वो सारे बैरियर्स किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं। इसके साथ साथ सर हमें जो लेबर मार्केट है उसकी रेगुलेशंस पे भी उसकी रेगुलेशंस को भी देखना पड़ता है कि किसी भी कंट्री में जो लेबर के लिए जो रूल है, जो लॉज हैं, जो रेगुलेशंस हैं वो किस लेवल पे फॉलो हो रहे हैं और उनको कितना ज़्यादा कंपनसेट किया जा रहा है। और आखिर में इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो प्रॉपर्टी है जिस पे आगे एक इन्वेस्टर ने बिजनेस स्टार्ट करना है उसकी वर्क क्या है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस क्या है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या हर्डल्स हैं और वो कितनी ज़्यादा वाइबल है, उसको इन्वायरमेंट वो लोकेशन कितना फेवरेबल है एक इन्वेस्टर के लिए। अब अगर मैं टेन्योर वाइज देखूँ तो हमारे कुछ ऐसे मसाइल हैं जो हर टेन्योर में एक जैसे रहे हैं, जैसे बजट डेफिसिट हमारा बढ़ता चला गया, लोन हमारा बढ़ता चला गया, टैक्स जनरेशन हमारी ऊपर नीचे रही है, कभी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती थी, कभी कम हो जाती थी। इस तरह से सिक्योरिटी रीजंस है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 2008 to 13 बहुत ज़्यादा टेररिज्म हमें फेस करना पड़ा। तो 2013 से 18 में कुछ मेजर ऑपरेशंस करके हमने उसे कॉम्बैट करने की कोशिश की, जैसे ज़रपेस, रद्दुल फसाद वगैरह, और फिर 2018 से 22 में हमने मैसिव लेवल पे इसको कॉम्बैट करने की कोशिश की। तो ये सारे फैक्टर्स वो होते हैं जो एक इन्वेस्टर देखता है किसी भी कंट्री में आके इन्वेस्ट करने में। इसके अलावा सर अगर मैं कंपैरिजन करूँ रीजन वाइज तो जो हमारी रिपोर्ट है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट्स जो वर्ल्ड बैंक हर साल देता है, उसके मुताबिक एज ऑफ नाउ पाकिस्तान 180 कंट्रीज में से 108 कंट्री रैंक पे स्टैंड करे, ईरान जो है वो 117 पे स्टैंड करे, इंडिया जो है वो 63 पे स्टैंड करे, और इसी तरह से जो बांग्लादेश है वो 127 पे स्टैंड कर रहा है। तो अगर हम रीजन वाइज भी देखें तो इंडिया जो है हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है, उसके बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन चूंकि अगर गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग है तो उन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है, और ख़ास तौर पे उनके जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने मेक इन इंडिया के स्लोगन के तहत ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किए। जबकि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, बजट डेफिसिट की वजह से, लोन इश्यूज की वजह से और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम इन्वेस्टर्स को उस लेवल पे अट्रैक्ट नहीं कर सके, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा वेरी की है, बहुत कम भी हुई है और कम ज़्यादा होती रही, लेकिन ज़्यादातर हमें डिक्लाइन में नजर आई। ठीक है, थैंक यू जी। किसी ने इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करने? जी सर, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा।
हम देखते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सारे हर्डल्स हैं, उसमें एक मेजर हर्डल है ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से, क्योंकि जब कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश करना होता है या उसको प्रॉपर रनिंग पोजीशन पे लेके जाना होता है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। उस डॉक्यूमेंटेशन को अप्रूव करना और उसको फिर एक प्रोसेस से गुजारने की ज़रूरत होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिलता है पाकिस्तान में। तो जिसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो पाता जिस तरह से उसको होना चाहिए। सर इसके साथ साथ इसी में अगर मैं एडिशन करूं तो करप्शन और ब्राइबरी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके तहत इन्वेस्टर जो है वो सर उसका उस तरह से ट्रस्ट बहाल नहीं होता ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सके। सर वो एक तो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है और ऊपर से डॉक्यूमेंटेशन को सर प्रोसेस करने के लिए उसे जो है वो रेलिवेंट ऑफिस में जो है वो उससे ब्राइबरी डिमांड की जाती है, जिसकी वजह से वो फिर डरता है और डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस भी जो है वो सर डिले में चला जाता है। सर एक तो वो जो है वो उस टेरिटरी में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है और उसी इन्वेस्टमेंट को जो है सर वो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उसे इलीगल मींस के लिए भी जो है वो अपने फंड्स देने पड़ते हैं। तो सर फिर उसका जो ट्रस्ट लेवल है सर वो डिक्लाइन में चला जाता है और फिर सर वो जो है वो किसी और टेरिटरी में शिफ्ट करता है अपनी इन्वेस्टमेंट को, जहाँ पे उसे ये प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। सर करप्शन की अगर बात करें तो पाकिस्तान को जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है सर उसमें 180 में से सर 140 पे रैंक किया जाता है। सर ये करंटली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ये इन्होंने बताया 2018, 20 और 22 तक। 2008 से 13 तक वी वर एट 127, 2013 से 18 पर वी वर एट 117 और करंटली अभी जो एज ऑफ नाउ हम 140 पे स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भी हमारी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हुई, रादर हम डिक्लाइन पे गए हैं। ठीक है। अच्छा नूर, थैंक यू। अगर मैं आपके इस टॉपिक को पहले तो थैंक यू कि आपने इसको बड़ा सिंपलेस्ट पॉसिबल वर्ड में समराइज किया। अगर मैं इसको सही समराइज करूं सिंपलेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में, आपने जो की बातें बताई, द economic growth, stability, rise of a country is overwhelmingly dependent on businesses. Yes. Business है तो पैसा है, business नहीं है तो पैसा नहीं। इंडस्ट्री भी बिजनेस है, होटलिंग भी बिजनेस है, एग्रीकल्चर में भी बिजनेस है, wherever you go it's business, right? बिजनेस के लिए ईज क्रिएट करना स्टेट की जिम्मेदारी है, राइट ना। अब उसमें क्या क्या ईज होने चाहिए? फॉर एग्जांपल टैक्स का सिस्टम कैसा है? क्या वो टैक्स का सिस्टम वो बिजनेसमैन को सूट कर रहा है? क्या वो एक ऐसा है जो सबके लिए, यानी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए उसमें यूनिफॉर्मिटी है, इंडस्ट्री के लिए है तो वो उसमें यूनिफॉर्मिटी है, इसी तरीके से अगर होटलिंग है तो उसमें यूनिफॉर्मिटी है, इसी तरीके से अगर प्राइवेट एजुकेशन में है या प्राइवेट हेल्थ में तो उसमें यूनिफॉर्मिटी है, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से फिर जो बाहर का या लोकल इन्वेस्टर है उसको क्या हम वन विंडो ऑपरेशन ऑफर कर रहे हैं कि नहीं? मतलब क्या उसके सारे काम, वो कहता है कि मैंने ये बिजनेस है, इतना मेरे पास पैसा है और मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो आ गया इस रिक्वेस्ट के साथ। अब स्टेट का काम है कि वो वन विंडो ऑपरेशन उसको दे। मतलब क्या, वो वीजा से लेके पासपोर्ट से जो भी उसके वो है डिप्लोमेटिक मैटर्स को वो स्टेट डील करे, इसी तरीके से टैक्सेशन के मैटर वो भी एफबीआर के मैटर वो डील करे, सिक्योरिटी के वो डील करे, लैंड एक्विजिशन जो उसके लिए होनी है वो डील करे। बस उसने एक जगह पे अप्लाई किया, हर जगह पे अप्लाई करने की जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल ये, सो एक तो स्टेट की टैक्स लॉज, दूसरा ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज हैं, दो, तीसरा सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है, एनर्जी का जो प्राइस है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कैसा है। सच एंड मोर फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू ease of doing a business.